बीएड के सभी विद्यार्थियों को एक बार फिर से नमस्कार। और आज हम बता चुके हैं वीरगाथा काल के बारे में कि वीरगाथा काल को या आदिकाल को किस नामों से जाना जाता है। उनके अलग अलग नामों के नाम के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। बीएड के जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे संबंधित कोई ना कोई प्रश्न जरूर एक दो आपको मिलेंगे, तो वो क्लियर हो जाएंगे इसमें। अब हम उस काल के प्रमुख कवियों के बारे में आपको बताएंगे जिन्होंने इस काल में रचनाएं लिखी और जो रचनाएं प्रसिद्ध रही हैं, और इन रचनाओं के ऊपर ही आपसे इस क्लास में या बीएड की परीक्षा में आपसे पूछा जाता रहा है। तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी अगर जो आप इतनी रचनाएं याद रखते हैं, इन रचनाओं को आप रट लेते हैं, तो आपको जरूर कोई ना कोई एक रचना आपको उसमें देखने को मिल जाएगी। तो सबसे पहली रचना जो पृथ्वीराज रासो है, ये रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद्र बरदाई ने लिखी है। चंद्र बरदाई ही इनका नाम है, चंद्र बरदाई नहीं है, ठीक है। चंद्र बरदाई जो कि पृथ्वीराज सिंह चौहान के दोस्त थे, मित्र थे, और उनका बहुत ही बचपन का दोस्ती थी उनकी। एक ही दिन पैदा हुए थे और एक ही दिन मरे भी, ये कहा जाता है इनके बारे में। तो पृथ्वीराज रासो एक रचना है जो चंद्र बरदाई ने लिखी है, जो पृथ्वीराज चौहान के ऊपर लिखी गई रचना है। और ये रचना उन्होंने उनके प्रशस्ति के रूप में, प्रशस्ति का मतलब होता है किसी की प्रशंसा में कोई रचना लिखना, तो इस रचना को चंद्र बरदाई ने लिखा। और वही बात डिंगल और पिंगल भाषा में इन रचनाओं का सृजन होता था। तो ये रासो ग्रंथ है एक, और रामचंद्र शुक्ल जी ने पृथ्वीराज रासो को ही हिंदी की प्रथम रचना माना है। ये भी आपको याद रखना है। हिंदी रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है, तो वो है पृथ्वीराज रासो, जो कि चंद्र बरदाई के द्वारा लिखी गई है। अब बात करते हैं परमाल रासो की। तो परमाल रासो जगनिक के द्वारा लिखी गई है। जगनिक एक महान कवि हुए हैं। ये जगनिक भी राजाश्रित थे और राजाओं के यहाँ रहकर भी मतलब जो है ये रचना करते थे। दो सरदारों के ऊपर ये रचना लिखी गई है। दो सरदार आला और उदल, जो आपको पता होगा गांव में आला पढ़ा जाता है, जिसे आला कहते हैं, लेकिन असल में उसको आलखंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आलखंड। आला और उदल दो सरदारों के बारे में ये लिखी गई रचना है। परमाल रासो का अगर जो पूछा जाए कि रचयिता कौन है, तो जगनिक लिखोगे। परमाल रासो को अन्य नाम से किस नाम से जाना जाता है, तो वो आलखंड के नाम से जाना जाता है। आलखंड। आजकल के बरसात के मौसम में आला आपको सुनने को मिल जाएगा ग्रामीण अंचलों में, छप्पर के नीचे बड़े बुजुर्ग आला गाते हुए आपको सुनने को मिल जाएंगे, तो वो वही है परमाल रासो। अब बात करते हैं बीसल देव रासो। बीसल देव रासो एक ऐसी रचना है जो नरपति नाल के द्वारा लिखी गई है। नरपति नाल है, नाल इनके द्वारा लिखी गई, जो बीसल देव राजा के ऊपर एक रासो ग्रंथ है, प्रशस्ति पत्र है, प्रशंसा में लिखा गया है। विजयपाल रासो, विजयपाल राजा थे। विजयपाल राजा तो उनके ऊपर ये लिखा है नल सिंह ने। नल सिंह जो इसके लेख मतलब जो है कवि हैं, नल सिंह हैं, उन्होंने लिखी है विजयपाल रासो। हमीर रासो की बात करो तो हमीर रासो सारंगधर ने लिखी है। सरंगधर बोला जाता है इनको। सरंगधर के द्वारा लिखी गई रचना है। तो ये कुल मिलाकर 5 रचनाएं आपकी हो गई। पहली पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के अनुसार, रामचंद्र जी के अनुसार ये हिंदी साहित्य की प्रथम रचना मानी जाती है। पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य का प्रथम ग्रंथ किसे माना है रामचंद्र शुक्ल ने, तो पृथ्वीराज रासो को माना है। इसकी अगर भाषा की बात की जाए तो ये पिंगल भाषा में लिखा गया है। रचयिता कौन है? चंद्र बरदाई है। परमाल रासो सरदारों के ऊपर लिखी गई है। और ये जगनिक के द्वारा कवि हैं, इसके जगनिक के द्वारा लिखी गई है। आला और उदल के जीवन की कहानी है। बीसल देव राजा थे, उनके ऊपर एक रासो ग्रंथ लिखा है नरपति नाल ने, जिसका नाम है बीसल देव रासो। और अलग अगर बात करें विजयपाल रासो की, तो वो नल सिंह के द्वारा लिखी गई
जो विजय पाल राजा थे उनके ऊपर। हम्मीर रासो, हम्मीर भी एक राजा थे, उनके ऊपर तरंगधर ने एक रचना लिखी है। तो रासो ग्रंथों का सृजन होता था इस काल में। वीर गाथा काल इसलिए भी कहा जाता था क्योंकि इस काल में की जितनी भी रचनाएं हैं उसमें सब में वीरों के वीरतापूर्ण कहानियों का वर्णन किया गया है, राजाओं के युद्धों का वर्णन किया गया है, उसका सचित्र वर्णन किया गया है। और ये कवि ऐसे नहीं थे, ये कवि राजा के साथ में जाते थे बाकायदा और युद्ध भी करते थे, वहाँ का सचित्र वर्णन करते थे। चंद्रप्रदाही पृथ्वीराज चौहान के साथ में हर एक युद्ध में गए और युद्ध करते हुए मतलब जो है साथ में रहे उनके। तो इन्होंने सचित्र वर्णन किया है, रासो ग्रंथों का सृजन किया है। अब बात करते हैं कीर्ति लता, कीर्ति पताका और पदावली की। तो ये एक ऐसी रचनाएं हैं जो किसी की प्रशस्ति में नहीं लिखी गई, ये विद्यापति के द्वारा लिखी गई हैं और विद्यापति ने इनका सृजन किया है। विद्यापति जो थे वो बिहार के रहने वाले थे, विद्यापति बिहार के रहने वाले थे। और ये तीनों रचनाएं, जिसमें कीर्ति पताका अधूरी है अभी, लेकिन ये दोनों कीर्ति लता, कीर्ति पताका और पदावली, ये ध्यान रखना है, बहुत बार पूछी जाने वाली रचनाएं हैं। सारी की सारी जितनी भी हमने ये 10-11 रचनाएं दी हैं, इस सब में से इतनी ही पूछी जाएंगी, इतने में से ही कोई पूछी जाएगी, ये 100% की गारंटी है बीएड के क्लास में। क्योंकि जितनी भी परीक्षाएं हुई उनको सबको देखने के बाद हमने पता किया है, मतलब ये जानकारी हमें प्राप्त हुई है कि इतनी ही रचनाओं को टारगेट लगातार किया जा गया है। विद्यापति के बारे में बता दें, ये मैथिल कोकिल के नाम से भी जाने जाते हैं। विद्यापति को अगर जो कहा जाए तो मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है। मैथिल कोकिल, मैथिल कोकिल के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि कीर्ति लता और कीर्ति पताका तथा पदावली जो हैं वो सारी की सारी मैथिली भाषा में लिखी गई हैं, इसीलिए इनको मैथिल कोकिल के नाम से भी जाना जाता है। विद्यापति एक महान कवि हुए हैं जिन्होंने 3 रचनाएं लिखी थी और ये आदिकाल के ही या वीरगाथा काल के ही कवि माने जाते हैं। खुमार रासों की बात करो तो खुमार रासो जो था वो दलपत विजय के द्वारा लिखा गया, राजा खुमार के दलपत विजय के द्वारा लिखा गया है। इनको भी याद रखना है आपको। दलपत विजय, दलपत विजय के द्वारा लिखा गया है। और परमचरु चरयु ये स्वयंभू के द्वारा लिखी गई है। स्वयंभू के कुछ कवियों ने, कुछ लेखकों ने स्वयंभू को भी हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना है, लेकिन ज़्यादातर अगर जो आपसे पूछा जाए कि हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है तो वो चंद्रवरदाई को माना जाता है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। और रामचंद्र शुक्ल का ही हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे ज़्यादा मान्य हुआ, इसलिए आपको याद रखना चंद्रवरदाई ही हिंदी साहित्य के प्रथम कवि माने जाते हैं और पृथ्वीराज रासो ही महाग्रंथ माना जाता है हिंदी साहित्य का। और इसके बाद में दुआ कोश, ये सरहप्पा के द्वारा लिखा गया। सरहप्पा, ये सरहप्पा के बारे में राहुल सांस्कृत्यायन ने बताया है कि इन्होंने सरहप्पा को आदिकाल या वीरगाथा काल का पहला कवि, हिंदी का पहला कवि माना है। लेकिन ये भी अपनी अपनी विचारधारा थी सबकी। स्वयंभू को अलग माना, किसी ने सरहप्पा को माना, किसी ने चंद्रवरदाई को माना। और भरतेश्वर बाहुबली रास ये शालभद्र सूरी के द्वारा लिखा गया है। भद्र सूरी के द्वारा लिखा गया है। और इसके बाद में खालिक बारी अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई है। अमीर खुसरो मुकरियों के लिए प्रसिद्ध हैं, अमीर खुसरो मुकरियों के लिए प्रसिद्ध हैं, गज़लों के लिए प्रसिद्ध हैं ये। और एक बात और बता दें इनके बारे में कि ये हिंदी खड़ी बोली के प्रथम कवि माने जाते हैं। खड़ी बोली का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? अगर जो ऐसा कोई प्रश्न आता है तो आपको अमीर खुसरो ही लिखना है। क्या लिखना है? अमीर खुसरो। मतलब खड़ी बोली हिंदी का सबसे पहले अपनी रचनाओं में प्रयोग किसने किया? तो अमीर खुसरो जी ने किया। ये आदिकाल के कवि हैं, आपको ये बात याद रखनी है। तो हमने कुल मिलाकर आपको आदिकाल या वीरगाथा काल की समय सीमा तो बता ही दी थी, 993 से 1318 तक। और इसके प्रमुख कवियों में पृथ्वीराज रासो ये रचना है और इसके रचनाकार हैं चंद्रवरदाई। परमाल रासो ये रचना है जिसके रचनाकार हैं जगनिक।
ईसलदेव रासो, इसके रचनाकार हैं नरपतलाल। विजयपाल रासो, इसके रचनाकार हैं नल्ल सिंह। हमीर रासो, यह सारंगधर की रचना है। कीर्तिलता, कीर्त पताका, पदावली विद्यापति की रचना है, जिनको मैथिल कोकिल के नाम से भी जाना जाता है और ये मैथिली भाषा में लिखी गई है। खुमार रासो दलपत विजय की रचना है। पैमचरू स्वयंभू की रचना है, इसको हजारे प्रसाद द्विवेदी ने इनको प्रथम कवि माना है। दोहा कोश, ये सरापा की है, इनको राहुल सांस्कृत्यायन ने प्रथम कवि माना है। भरतेश्वर बाहुबली रास, ये जो है सालभद्र सूरी के द्वारा लिखी गई है। और खालिक बारी, ये अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई। गज़ल और मुकरियों के लिए आजकल के प्रसिद्ध कवियों की बात की जाए तो वो अमीर खुसरो ही थे, और इन्हें तूतीय हिंद भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तूतीय हिंद। ये पूछा गया प्रश्न है, तूतीय हिंद। अमीर खुसरो को तूतीय हिंद के बारे में भी जाना जाता रहा है और इनको तूतीय हिंद के नाम से संबोधित भी किया जाता था। तो आपको, हमें लगता है समझ में आया होगा। इतनी रचनाएं अगर जो आप रट लेते हैं तो आपको एक दो रचनाएं इसमें से जरूर मिलेगी। ये 100% गारंटी। जब आप बीएड की परीक्षा देकर आओगे तो आपको जरूर हमारा ये याद आएगा कि इसमें से कोई ना कोई रचना आपको मिलेगी वहाँ पर। अब डिंगल और पिंगल भाषा का प्रयोग होता था इस काल में। तो डिंगल जो भाषा थी, डिंगल भाषा, बता दें आपको, ये जानकारी थोड़ी अपने दिमाग में रखना। डिंगल भाषा जो थी वो अपभ्रंश और प्लस राजस्थानी, ये दो भाषाओं से मिलकर बनती थी। अपभ्रंश और राजस्थानी भाषा से डिंगल भाषा बनती थी। और अगर जो पिंगल भाषा की बात करो, पिंगल भाषा की, तो पिंगल भाषा जो थी वो अपभ्रंश और ब्रज भाषा से मिलकर बनती थी। कैसे? ब्रज भाषा, अपने मथुरा में बोली जाने वाली ब्रज भाषा, उसके बारे में बता चुके हैं आपको। ब्रज भाषा में बहुत सारी रचनाएं हुई और सबसे मीठी वाणी बोली जाती है। इसलिए इसमें अब करो कि ये सारे ग्रंथ किसमें ज़्यादातर लिखे गए, तो वो पिंगल भाषा में लिखे गए। हालांकि ये भाषाएं दोनों प्रचलित थी, लेकिन गद्य साहित्य जब थोड़ा वो जो भी लिखा गया इस काल में वो डिंगल भाषा में लिखा गया, और जितनी भी काव्य साहित्य जो लिखा गया वो पिंगल भाषा में लिखा गया। फिर से समझ लो, डिंगल भाषा अपभ्रंश प्लस राजस्थानी, मतलब दो भाषाओं से मिलकर डिंगल बनती थी और दो ही भाषाओं से मिलकर पिंगल बनती थी, जो अपभ्रंश और ब्रजभाषा से मिलकर जिसका निर्माण होता था। तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बीएड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बीएड के बच्चों के लिए बहुत। हम आशा करते हैं कि आप जो परीक्षा देने जा रहे हैं उसमें अवश्य सफल हों। और अगर जो आपने ये वीडियो हमारा पूरा देख लिया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें, और जिससे कि आपको कुछ फ़ायदा मिल सके। और एक बार आपको ज़रूर लगेगा बीएड की परीक्षा देने के बाद कि इसमें से कुछ ना कुछ आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। आप पहला वाला वीडियो जिसमें नाम दिए गए हैं कि इस नाम से जाना जाता है, इन नामों से पुकारा है अन्य लेखकों ने, और ये रचनाएं आपको हमेशा याद रखनी है। विद्यापति को मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है, तूतीय हिंद कहा जाता है अमीर खुसरो को, और चंद्रवरदाई को प्रथम कवि माना गया है। पृथ्वीराज रासो का जो ग्रंथ है, पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ है वो महाग्रंथ माना जाता है प्रथम हिंदी साहित्य का। अपभ्रंश की बात करो तो अपभ्रंश हिंदी से पहले की भाषा थी। अपभ्रंश एक बिखरा हुआ रूप था, संस्कृत का ही टूटा फूटा संस्कृत को, जिसको हमने हिंदी में कन्वर्ट थोड़ा थोड़ा करना चालू कर दिया था, उसे ही अपभ्रंश कहते हैं। और अपभ्रंश के बाद में हिंदी का जन्म हुआ। तो उसी को अब ये भाषा है और सौर सैनी। और फिर से हम बता दें कि हिंदी का जन्म जो हुआ है वो शौर्य सैनी अपभ्रंश से हुआ है। तो इस तरीके से आपको शायद हम उम्मीद करते हैं कि समझ में आई होंगी सारी बातें। अगर नहीं आई हैं तो एक दो बार वीडियो और देख लेना, तो सारी बातें और क्लियर हो जाएंगी। और नहीं आई हैं तो फिर से एक बार हम रिपीट कर रहे हैं कि ये सारी रचनाएं और ये इनके रचनाकार, ये सारी रचनाएं, ये इनके रचनाकार। ध्यान क्या रखना है कि इनके रचनाकारों के बारे में, विद्यापति को मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है। इनकी सारी रचनाएं मैथिली भाषा में लिखी है। सबसे पहले खड़ी बोली का प्रयोग किसने अपनी रचनाओं में किया, तो अमीर खुसरो ने किया। डिंगल भाषा अपभ्रंश प्लस राजस्थानी से बनती है, पिंगल भाषा अपभ्रंश प्लस ब्रजभाषा से बनती है। वीर गाथा काल
कहा है रामचंद्र शुक्ल ने, आदिकाल कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, और वीरगाथा काल का समय है 993 से 1318 ईस्वी तक। इतना याद रखो, बीएड में आप जरूर सफल होंगे, ये हमारा आशीर्वाद है आपके प्रति ये हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे नंबरों से पास होंगे। धन्यवाद। अगले वीडियो में भक्तिकाल चलेगा, भक्तिकाल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं के बारे में, या उसको किस किस नाम से जाना जाता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आप लोगों से। धन्यवाद।